अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ उमैर बशीर मौजूद है। उमैर, गुड मॉर्निंग। कैसे? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है जुमेरात 4 फरवरी। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पिंडी टेस्ट जो है उसका आगाज हो चुका है। पाकिस्तान ने क्या कहते हैं उसको, टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। और बाबर आजम जो है वो पूरी उम्मीद है कि उन्होंने क्लीन स्वीप करना है, क्योंकि इससे पहला जो मैच था कराची टेस्ट, वहां पर पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी और बड़ी ज़बरदस्त फतह उनकी जानिब से हासिल की गई थी। इस पर हमें डिटेल से बात करनी है। इसके अलावा आज पीडीएम का सरबराही इजलास भी है, उसमें फैसला किया जाना है कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे होंगे या फिर तहरीके अदम एतमाद। इन तीनों ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? ये हम जानेंगे, खूबी अली से जान लेते हैं क्यों उदास फिरते हैं वो सर्दियों की शामों में। इस पर भी हमें बात करनी है। सज्जाद अली के साहबजादे खूबी अली हुई माशाल्लाह, देखते देखते कितने बड़े हो गए उमैर। हम तो अभी सज्जाद अली जो है उनको एंजॉय कर रहे हैं। उनके गाने जो हैं वो मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अब उनके बेटे और बेटी भी और वैसे ही जो सज्जाद अली जैसी मुझे आवाज लगी है, जब आप इतने बड़े लेजेंड के बेटे होते हैं तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, ज्यादा लोग आपके ऊपर तनकीद की निगाह से देखते हैं। तो ऐसे में बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। सज्जाद अली की बेटी जो है वो भी बड़ा अच्छा गाती है। मैं कोक स्टूडियो में जब उन्होंने गाया था तो बड़ी उनकी तारीफ की गई थी। इसके अलावा हमें आपकी मुलाकात करवानी है, टेबल टेनिस प्लेयर हैं ज़ैनब। उनकी क्या खास बात है ये हम आपको आखिरी हिस्से में बताएंगे। आगाज करते हैं उमैर। आगाज पाकिस्तान में क्रिकेट का सीजन है और क्रिकेट का सीजन आयशा भला कैसे है? साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खत्म होगी तो पीएसएल शुरू हो जाएगा। तो अब ये क्रिकेट का एक सीजन है, ये अगले जो 2 माह है तकरीबन। पीएसएल का जुनून जो है वो सब जानते हैं। अब तो दूर दूर तक इसके चर्चे होते हैं भाई, अमेरिका की एनिमेशन सीरीज में भी चर्चे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे खास बात यह है कि शायकीन को भी इजाजत मिल सकती है। एक्साइटमेंट डबल होने वाली है। चाहे 25% लोग ही जाकर देख सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी बात है कि इस कोरोना की सिचुएशन के दौरान जब थोड़े से कंट्रोल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, केसेस जो हैं कोरोना को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया। और अच्छी बात यह है कि वैक्सीन भी आ गई है, लगना शुरू भी हो गया है लोगों को। तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर है कि अब शायकीन भी स्टेडियम में मौजूद होंगे। बिल्कुल सख्त एसओपीज जो हैं उनके साथ शायकीन को बुलाया जाएगा स्टेडियम में। अच्छा, मुश्किल होगा थोड़ा सा लोगों को कंट्रोल करना और एसओपीज पर अमल दरामद करवाना, लेकिन फिर भी ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो चाहते हैं कि वो मैच जाकर उधर ही देखें, स्टेडियम में ही देखें, तो आपको एहतियात करनी। लेकिन अच्छा एक और इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको एंट्री की इजाजत ही नहीं मिलेगी। और आप जानते नहीं है, अंदर जाके उतार देंगे पाकिस्तानियों में जानते नहीं है। सिर्फ मास्क की बात नहीं है, वो जो बीच में जगह खाली छोड़नी है ना, लोगों ने उधर भी आगे बैठ जाए। बहरहाल पाकिस्तान को 1 सफर की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी जो है वो हासिल है। दूसरे मैच का आगाज हो चुका है और कप्तान बाबर आजम जो है वो कहते हैं कि भाई हमें क्लीन स्वीप करना है, जबकि मेहमान टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश है। और टेस्ट सीरीज के बाद T20 का मिला सजेगा और जैसे ही साउथ अफ्रीका का टूर मुकम्मल होगा 20 फरवरी से पीएसएल का मैदान तैयार होगा और शायकीन भी उसमें मौजूद। बिल्कुल। और ऐसा अगर अभी हम पीएसएल के वाले साथ साथ बातचीत चल रही है, जो अभी मैच चल रहा है, दूसरा मैच चल रहा है, इसमें भी एक अपडेट ये है, डेवलपमेंट ये है कि जो डिकॉक हैं साउथ अफ्रीका टीम के जो कैप्टन हैं उनकी कप्तानी चली गई है। पहला मैच हारे हैं और पहला मैच हारने के बाद उन्हें नया कप्तान बनाया गया था, जिम्मेदारी सौंपी गई थी क्योंकि यंगस्टर हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ये फैसला वो मैच हारने के बाद किया गया? जी, पहला मैच हारने के बाद एग्जैक्टली, या फिर पहले से डिसाइडेड? पहला मैच हारने के बाद, पहला मैच हारने के बाद उन्होंने ये फील किया है, साउथ अफ्रीका जो बोर्ड है, कि शायद ओवरबर्डन कर दिया उन्होंने, ज्यादा इनके ऊपर जो है वो बोझ आ गया है और तीनों फॉर्मेट की एकदम से कप्तानी दे दी गई है। तो टेस्ट की कप्तानी इनसे ले ली गई है ताकि अब साउथ अफ्रीका ने आगे लंबे अरसे तक कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका जाना था, उन्होंने भी कोरोना की वजह से इनकार कर दिया है कि हम साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे। ये इस हवाले से अपडेट है। पीएसएल के हवाले से अपडेट ये है कि कॉलिन मुनरो जो कि न्यूजीलैंड के इंतहाई तेज खेलने वाले बल्लेबाज हैं, वो भी अब पीएसएल से दस्तबरदार हो गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये कह सकते हैं कि एक धचका लगा है, क्योंकि उनके लिए वो मेन उनके ऊपर रिलाय कर रहे थे। मुनरो अब पीएसएल में नहीं आ रहे और वजह यही है क्योंकि कोरोना की जो सूरत हाल है उससे थोड़ा सा वो खौफजदा हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल पर थोड़ा सा तबसरा और तज्जिया भी शामिल कर लेते हैं। मैंने काफी कर दिया साथ साथ। या हुसैनी थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। नहीं, मैं वैसी बात करूं कि जैसी क्रिकेट की बात है मेरे अंदर का तज्जिया कार जाग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें बिल्कुल अंदाजा है। या हुसैनी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। या कितना बड़ा मौका है टीम पाकिस्तान के लिए कि जनूबी अफ्रीका को टेस्ट सीरीज हरा दी जाए, और रावलपिंडी की कंडीशंस के बारे में क्या कहेंगे? कराची जैसी है या थोड़ी मुख्तलिफ है? ये बेहतरीन मौका है टीम पाकिस्तान के पास जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर पहली मरतबा तारीख में शिकस्त देने का।
और पाकिस्तान ने कराची टेस्ट मैच जीतकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल ज़रूर की है, लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के जो मामलात हैं, जिस तरह बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिच उनको वैसी ही लग रही है जैसी कराची में थी, ये हैरानगी की बात मेरे लिए है। लेकिन बाबर आजम चूँकि वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने पिच को देखा है, तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। आपने चांसेस की बात की है पाकिस्तान के जो इस सीरीज़ में जीतने के हवाले से बात की है, तो इससे बेहतर मेरा ख्याल है मौका होगा नहीं पाकिस्तान के पास, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी होगी और पाकिस्तान को पिंडी में जीत के लिए जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ बेहतरीन खेल का मुजाहरा करना होगा, तभी ये मुमकिन है। अच्छा या हम अक्सर ये देखते हैं पाकिस्तान की टीम के साथ ये होता है कि मैच जीत जाते हैं, उसके बाद जो हमारी खामियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो छुप जाती हैं उसके पीछे। पहला मैच तो हम जीत गए, पाकिस्तान के नाम फतह रही, तो उसमें ऐसी क्या गलतियां आप समझते हैं जो कि अब हमें सुधारनी होंगी इस दूसरे टेस्ट मैच में? सवाल आपका है कि लोग जीत में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपने जो बात की है कि कराची टेस्ट जीतने के बावजूद ऐसी कौन सी चीज़ें थीं, ऐसी कौन सी गलतियां जो थी टीम पाकिस्तान से सरदर्द हुई थी और उसके बावजूद टीम पाकिस्तान जीतने में कामयाब रही थी। तो देखें, अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की हम बात करें, क्रिकेट को टीम गेम कहा जाता है, लेकिन बल्लेबाजी में फवाद आलम और अजहर अली की जो 5वीं विकेट की पार्टनरशिप थी 94 रन की, उसने टीम को मैच में वापस आने में बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया था। फिर पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर था वो परफॉर्म नहीं कर सका था, लेकिन पाकिस्तान के निचले नंबरों के बैट्समैनों ने अपनी ज़िम्मेदारी का भरपूर अंदाज में जो है वो खुलासा किया था, जिसमें फ़हीम अशरफ को आप कह सकते हैं, रिजवान को कह सकते हैं, हसन अली को, यासिर को, नोमान को, सब ने बहुत अच्छे अंदाज में चिप इन किया था। तो पिंडी टेस्ट मैच में डेफिनेटली आपके टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा। आपके कप्तान बाबर आजम की कप्तानी बड़ी अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि कॉन्टेंट डिकॉक हो या बाबर आजम हो, दोनों ने कप्तानी में बहुत सारी मेरे ख्याल में गलतियां की थी, लेकिन जब टीम जीत जाती है तो पता नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दब जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपके बैट्समैनों को परफॉर्म करना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी और चांसेस को ग्रैब करना होगा। अच्छा, ये दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई, बल्कि कराची टेस्ट वाला जो स्क्वाड है उसी को बरकरार रखा गया। डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जीतेंगे। फिर भी आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या करना होगा पाकिस्तानी टीम को इस टेस्ट मैच में कि क्लीन स्वीप कर दे वो इस मरतबा? दुरुस्त कहा आपने, वही स्क्वाड बरकरार रखा है टीम मैनेजमेंट ने, जो कि पहला टेस्ट मैच कराची में खेला, जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जीतने में कामयाब हुआ। माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं तो देखें, क्रिकेट T20 क्रिकेट के आने के बाद अब बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई है। एक ज़माना था कि टेस्ट क्रिकेट में एक दिन की पूरी जिद्दोजहद के बाद टीमें बमुश्किल 200 रन बनाया करती थी, लेकिन इसको भी काबिल गौर नहीं कहा जाता था, काबिल कदर कहा जाता था, इत्मीनान बख्श कहा जाता था, मयारी कहा जाता था। लेकिन अब मामला तब्दील हो गए हैं। अब एक दिन के खेल में आपको 400 रन भी बनते हुए दिखाई देते हैं। एक दिन के खेल में आपको एक इनफरादी हैसियत में खिलाड़ी डबल सेंचुरी भी बनाता हुआ दिखाई देता है। तो पाकिस्तान टीम के माइंडसेट की अगर आप बात करती हैं कि पाकिस्तान को किस फ्रेम ऑफ माइंड से टेस्ट मैच में जाना होगा, तो अगर पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करनी है, सीरीज़ में 2-0 की जीत को गले लगाना है, तो ऑल आउट जाना होगा पाकिस्तान को। जनूबी अफ्रीका को दोनों इनिंग्स में आउट करना होगा। जनूबी अफ्रीका की 20 विकेटें हासिल करना होगी। बैट्समैनों को परफॉर्म करना होगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कह सकता हूँ। अच्छा, आज के मैच के हवाले से बड़ी डिटेल में डिस्कशन हो गई है, देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। जाते जाते पाकिस्तान सुपर लीग का भी कुछ तज़किरा कर लेते हैं। NCOC ने पाकिस्तान सुपर लीग में अब 25% तमाशाइयों के आने की इजाज़त देने की सिफारिश की है, तो ये फैसला कैसा देख रहे हैं? अब तक तो यही लग रहा है कि NCOC जो है उसने थोड़ा सा रिलैक्स किया है चीज़ों को, और तमाशाई जो हैं कुछ मखसूस तादाद में नेशनल स्टेडियम कराची में फ़र्स्ट लेग के मैचेस देख सकेंगे। फिर उसके बाद यही एक्सरसाइज कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी होगी, जहां दूसरे मरहले के मुकाबले मुनक्किद होने हैं। क्यों नहीं लोग जाना चाहेंगे मैदान में, बिल्कुल जाना चाहेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है अवेयर किया जा रहा है। लोग बाहर निकलते हैं तो इन SOPs का ख्याल रखते हैं। अब कोरोना वायरस की जिस वबा ने लोगों को मुतासिर किया है, हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर किया है, इन चीज़ों के साथ ही अब ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है। लोग हाथ मिलाने से जो है वो इज्तनाब करते हैं, किसी दूसरी सोच के साथ नहीं, अपने और आप को जो है वो सिक्योर करने के हवाले से। तो डेफिनेटली लोग अगर स्टेडियम में आकर मैच से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हाथों को सैनिटाइज़ करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा।
ये चीज़ें लोगों को तो कैरी करना होंगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि जनाब बिना तमाशाइयों के तो खिलाड़ी भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है कि बग़ैर तमाशाइयों के कैसे हम क्रिकेट में जो है वो छक्के चौकों से दाद वसूल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पहले 2 मुल्क हैं जहाँ पर तमाशाइयों के साथ मुकाबले मुनक्किद हुए, और अब हम उम्मीद इस बात की कर सकते हैं कि पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल हो जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आयशा हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, इस टॉपिक से हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक स्टैट शेयर करना चाहता हूँ हमारे नाज़रीन के साथ, क्योंकि रावलपिंडी में ये मैच खेला जा रहा है। रावलपिंडी स्टेडियम की जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान आज 2 स्पिनर्स के साथ गया, थोड़ा सा हैरानकुन था, और विकेट के हवाले से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आज हारिस राउफ को डेब्यू करवाएगा या ताबिश को डेब्यू करवा सकता है। तो पिछले 5 साल में जितनी टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर खेली गई है, फर्स्ट क्लास में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के भी जितने मैचेस खेले गए हैं, 500 विकेट यानी कि 498 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स ने ली है। उसके बरक्स 70 या 77 विकेट जो है वो स्पिनर्स ने हासिल किए। इतना बड़ा डिफरेंस। क्या लगता है आपको क्यों ये फैसला किया गया 2 स्पिनर्स? शायद विकेट को तैयार कर रहे थे बोर्ड काफी देर से, क्योंकि हमारी होम सीरीज है, हम यहाँ पर अपनी सीरीज करवा रहे हैं, तो होम सीरीज जिसकी होती है वो अपनी मर्जी से विकेट को तैयार करवा सकता है। तो कोशिश कर रहे थे काफी दिनों से, ये हो सकता है विकेट तैयार की गई हो ये स्पिनर्स को सपोर्ट करती हो। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज अपने नाज़रीन को देनी है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल मुलाजमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, और इसके दौरान चीफ जस्टिस ने स्टील मिल की हालत जार का जो जिम्मेदार है वो इंतजामिया को करार दे दिया है। चीफ जस्टिस की पाकिस्तान स्टील मिल इंतजामिया की सख्त सरजनिश, और कहा कि मिल बंद पड़ी है तो इंतजामिया क्यों। बाबर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, आज की समाअत से मुताल्लिक बताइएगा, क्या रिमार्क दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से? जी, स्टील मिल केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने वजीर मनसूबाबंदी, वजीर निजकारी और वजीर सनत और पैदावार को फौरी तौर पर तलब किया है, जबकि चीफ जस्टिस ने स्टील मिल की हालत जार का जिम्मेदार इंतजामिया को करार देते हुए कहा कि इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या हुकूमत ने स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की है? चीफ जस्टिस की जानिब से स्टील मिल इंतजामिया की सख्त सरजनिश भी की गई, और कहा गया कि मिल बंद पड़ी है तो इंतजामिया क्यों रखी हुई है। बंद स्टील मिल को किसी एमडी या चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं। स्टील मिल इंतजामिया और अफसरान कौमी खजाने पर बोझ हैं। मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को स्टील मिल से निकालें। स्टील मिल इंतजामिया के वकील की जानिब से कहा गया कि तमाम इंतजामिया तब्दील की जा चुकी है। इंतजामिया तब्दील करने से क्या मिल फहाल हो जाएगी? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की स्टील मिल मुनाफे में है। स्टील मिल में अब भी जरूरत से ज्यादा अमला मौजूद है। वकील की जानिब से कहा गया कि 1800 से जायद अफसरान से, जिनमें से 439 अफसरान रह गए हैं, मिल ही बंद पड़ी है तो 439 अफसरान क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर वकील की जानिब से कहा गया कि स्टील मिल का। ठीक है बाबर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुल्की सियासत की बात करते हैं। पीडीएम की सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, हुकूमत को घर कैसे भेजना है। अपोजिशन इत्तेहाद आज सलाह मशवरे के बाद लाहे अमल का ऐलान करेगी। बिलावल की तजवीज़ है कि पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और हुकूमत की छुट्टी की जाए, तो नून लीग और JUI जो है वो पार्लियामेंट से इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च और धरनों से वज़ीर आज़म का इस्तीफा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि हुक्मरान जमात के अरकान पूरा एतमाद है कि कोई भी हरबा 5 साल से पहले उनकी छुट्टी नहीं करवा सकता। जी बिल्कुल, और पीडीएम के सरबराही इजलास में सेनेट इंतखाबात के हवाले से लाहे अमल पर बातचीत की जाएगी, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ है कि अपोजिशन इत्तेहाद सेनेट इलेक्शन के लिए इंतखाबी इत्तेहाद भी करे। कौमी असम्बली इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया जा चुका है, और सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड के हवाले से भी अपोजिशन रहनुमा बहस करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मुल्क में जो सियासी अफरा तफरी जारी है नतीजा निकलते हुए देख रहे हैं। नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीडीएम का सरबरा इजलास होने जा रहा है, और बिलावल भुट्टो की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन जो है वो आज पीडीएम के सामने रखा जाएगा, जबकि नून लीग और JUI और दीगर जमातें जो हैं वो नंबर गेम पूरी होने तक इस तजवीज़ की हामी नज़र नहीं आती हैं। तो बिलावल, किस नुक्ते पर दीगर जमातों को कायल करेंगे? जमातें हैं, इनका अपना मौक़िफ़ तो है, लेकिन अपने मौक़िफ़ को जब वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे उनकी सरबराही इजलास में रखते हैं तो जो मुतफ़िक़ा फ़ैसले होते हैं उन्हीं पे अमल दरामद होता है। ये जो हमारा एक्शन प्लान था 20 सितंबर का, उसमें ये प्रायोरिटीज़ फ़िक्स की गई थी कि पहले जलसा आम होंगे प्रोविंशियल हेडकोार्टर्स पे, और वो बड़ी कामयाबी से पीडीएम की जमातों ने उनका इनेकाद किया। फिर अगला फेज़ था रैलीज़ का, वो रैलीज़ भी हुई,
और फिर उससे अगला फेज़ जो था वो लॉन्ग मार्च का और नो कॉन्फिडेंस का, और आखिरी जो ऑप्शन था वो था इस्तीफ़ों का। तो हम ये समझते हैं कि जो जमहूरी तरीका, आइनी तरीका जो आइन भी हमें फ़राहम करता है वो भी मौजूद है। एजिटेशनल पॉलिटिक्स करना, एहतजाज करना वो भी हमारा आइनी हक़ है, और इस्तीफ़े देना भी हमारा अपना हक़ है। तो हम समझते हैं कि हम जो PTI की गवर्नमेंट जब वजूद में आई थी तो जो मतलूबा नंबर था 172 और उनके पास 176 थे, और आज उनके पास तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 180 से ज़्यादा नहीं है, और जॉइंट अपोजिशन के पास भी 160 से ज़्यादा लोग हैं। और अगर इत्तेहादियों से बात की जाए या और लोग जो इनसे नाला भी हैं वो भी बात कर सकते हैं, तो वो सूरत हाल ऐसी है कि PDM जो है वो नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हो सकती है। इसी तरह पंजाब में भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये तब इस पे अमल होगा जब तमाम जमातें मुतफिक होगी। इससे पहले भी हमारा एक मौक़िफ़ था सेनेट के इलेक्शंस का, और PDM की जमातों ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की, और जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं उसमें वो ज़रूर हिस्सा लेंगी। हमारा बाई इलेक्शंस का मौक़िफ़ था जो पीपल्स पार्टी ने PDM में रखा, उस पर भी इत्तफाक हुआ, और अब भी हमारी क़यादत की ये सोच है कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस इसके बारे में, अदम एतमाद के बारे में जो हमने एक्शन प्लान दिया है उसमें इसका बिल्कुल ज़िक्र है, और ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो उस पर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी फ़ैसला वो उस पर अमल होगा जो PDM की क़यादत बैठ के करेगी। मरीम नवाज़ का ये कहना है कि 4 फरवरी के इजलास में इस्तीफ़ों का तरीक़ाकार तय किया जाएगा, तो सेनेट इलेक्शन के बाद अगर इस्तीफ़ों का फैसला हो गया तो क्या इसकी गारंटी है कि हुकूमत घर चली जाएगी? मैं भी कहा कि फ़ैसले वो जो कलेक्टिव फ़ैसले होते हैं, इज्तिमाई फ़ैसले होते हैं, इज्तिमाई फ़ैसले PDM की क़यादत के, और वो ये इस बात पे मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो PDM में के हिस्सा हैं वो बैठ के इस तजवीज़ पे गौर करेंगी, और फिर वो लाए अमल भी तैयार करेंगी। और लेकिन हम समझते हैं कि इस्तीफ़ों की ऑप्शन भी अगर फ़ैसला होता है तो तमाम जमातें उस फैसले की पाबंद हैं। अच्छा नहर बुखारी साहब, क्या सेनेट इलेक्शन में PDM जमातें इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ जाएंगी, जैसे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तजवीज़ दिया है इसकी, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने अभी तक क्या हिकमत अमली बनाई है? अमली हमारी वो होगी जो हम डिस्कस करेंगे, और मीटिंग से पहले उसको अफशा करना ये कोई मुनासिब स्ट्रेटजी नहीं है, और जब ये फ़ैसला होगा उस पर कि इलेक्शन कलेक्टिवली लड़ा जाए तो कलेक्टिवली लड़ा जाएगा, और हमारी कोशिश होगी कि PDM की जमातें इज्तिमाई तौर पे, मुतफ़िक़ा तौर पे अपने उम्मीदवार खड़े करें, और हम उसमें ज़्यादा बेहतर कामयाबी हासिल कर सकें। बुखारी साहब, शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इलेक्शन की तजवीज़ पीपल्स पार्टी को पसंद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अरकान की खरीद फरोख्त का जो मसला है इससे वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इससे जुड़ी जो दीगर बुराइयाँ हैं उनका भी तो खात्मा हो सकेगा। बिलाशुबा ये बात देखें कि हमारा आइन, हमारा दस्तूर जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के तमाम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। तो जब तक आइन में ये बात मौजूद है, उससे कबल तो ये सीक्रेट बैलेट जो है इससे इनराफ़ नहीं किया जा सकता, और ये बड़ी दोगली पॉलिसी है मौजूदा हुक्मरानों की कि जब उनको इल्म है कि जी पार्लियामेंट में जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं करते तब तक तो ये मामला हल नहीं हो सकता। उन्होंने रेफरेंस भेजा, और रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर एक वो चाहते हैं कि अमेंडमेंट भी लाए कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ये हुकूमत जो है इसका हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि वो यू टर्न लेते रहे हर इशू पे, और अब फिर एक यू टर्न ले लिया उन्होंने कि पहले सुप्रीम कोर्ट गई, आप कहते हैं हम पार्लियामेंट के पास जा रहे हैं। अब बिलाशुबा ये जो है करप्शन के हवाले से बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो अपने MPs पे, अपने जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं, हमें तो एतमाद है। असल मसला तो इनको KPK में है, इनके मेंबरान को इन पे एतमाद नहीं है। और फिर आइन में एक बात दर्ज है कि सिवाय 3 मरहलों के बाकी जो मेंबरान हैं उनको वोट देने में वो आज़ादाना अपनी सोच भी रख सकते हैं। सिर्फ कदगन 3 जगह है कि जो मनी बिल है उस पर वो वोट पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं दे सकते।
उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे वो नहीं दे सकते, और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे वो वोट जो है वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं दे सकते। बाकी तो हर पार्लियामेंट के मेंबर की एक अपनी सोच है और एक अपनी अप्रोच है। पीपल्स पार्टी को अपने तमाम मेंबरान पे, जो कौमी असम्बली में हैं, जो सूबाई असम्बलियों में हैं, उन पे हमें एतमाद है। अगर एतमाद नहीं हो तो मौजूदा हुक्मरानों को एतमाद नहीं है, और वो बिलखसूस ये वोटों की खरीदो फरोख्त को बज़ाहिर तो कोई कभी सबूत सामने लेके नहीं आया। इल्ज़ामात लगते रहे, इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे, लेकिन वो ज़्यादातर इल्ज़ामात KPK के हवाले से लगते रहे, जहाँ PTI की गवर्नमेंट है। और हम समझते हैं कि जब तक आइनी तरमीम जो नहीं की जाती, उससे के अलावा कोई और तरीका एडॉप्ट नहीं किया जा सकता। हम कानून और आइन के पाबंद हैं, और आइन की ये पाबंदी है कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगी। मुग़ाज़ी साहब, आप कह रहे हैं कि जो इल्ज़ामात लगते रहे वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वहाँ पर जो असम्बली है उनके MPs पर लगते रहे, तो 20 से ज़ायद MPs को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने निकाल भी दिया था जब उन पर इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने पैसे लिए हैं, तो इसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और थोड़ी सी फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं कि अगर PDM की तहरीक हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाती है तो फिर मुतबादिल सेटअप क्या होगा? क्या कौमी हुकूमत बनाई जाएगी? और अगर दोबारा इलेक्शन में जाते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? अभी तक तो इस पे बात पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन यह भी सरबराही इजलास में फैसला होगा कि अगले इंतखाबात में हम मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करते हैं या अपनी जमात से, ये तो क़यादत फैसला करेगी। और इस पर गुफ्त शरीद भी होगी और सोच विचार भी होगा, लेकिन क़यादत ये फैसला करेगी। कौमी हुकूमत की बात आइन में तो कहीं भी मौजूद नहीं है कि कौमी हुकूमत की कोई ज़िक्र हो। घर चले जाएंगे जिनको हमारा मौक़िफ़ भी है, हमारा ऑब्जेक्ट भी है, इनको घर भेजें। उसके बाद आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात का मुतालबा है, वो इंतखाबात होंगे तो इंशाल्लाह PDM और उसकी जमातें कामयाब होंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने दिया है, फिर भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह कुछ चीज़ें नहीं बताई। यही कहा है कि पहले हम जाकर डिस्कस करेंगे सरबराही इजलास में, उसके बाद ही अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बताई जा सकती है। फिर भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से उमैर ये कहा गया 2 रोज़ पहले कि अगर PDM इजलास में इस्तीफ़ों का फैसला होता है और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो हम ये कंसीडर करेंगे कि PDM का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी। तो डेफिनेटली नज़र आता है कि ये एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रही हैं। अब हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि खूबी अली जो है उनको क्यों वो उदास फिरते हैं सर्दियों की शामों में, और इसी का इंतखाब उन्होंने क्यों किया, गाने का क्यों ही सोचा, खूबियाँ भी कुछ खूबियाँ उनकी मजीद जानने की कोशिश करेंगे, गाने के अलावा क्या क्या करते हैं, एक ब्रेक के बाद। खूबी अली ख़वातीन और हज़रात आज हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद अली नामवर गुलकार, मेरे फेवरेट, उमैर के फेवरेट, पूरे पाकिस्तान के फेवरेट, और अब उनके साहबजादे खूबी अली हमारे साथ मौजूद है। और इनका गाना सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना सोच के इनका नाम खूबी रखा गया, क्योंकि माशाल्लाह से खूबियाँ जो है ना वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। कैसे हैं आप खूबी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप तो कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। जब मैं आपको सुन रही थी ना तो मुझे ना जैसे हम सज्जाद अली को सुनते हैं ना उसका हमें टच महसूस हो रहा था। तो आपको कहते हैं अक्सर लोग कि आपकी आवाज़ बहुत मिलती है उनसे, स्पेशली आफ्टर द सॉन्ग। बचपन से आई हैव बीन हियरिंग कि आई लुक लाइक हिम, बट नाउ गेटिंग टू हियर दैट आई साउंड लाइक हिम इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। तो आई एम हैप्पी कि लोगों को ये गाना पसंद आया है और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, और लोग कह रहे हैं कि आवाज़ का टेक्सचर और काफ़ी मिलता जुलता है, तो ये हम घर वाले तो काफ़ी हैरान है सुन के। ज़ाहिर है उस्ताद भी हैं, मेंटोर भी हैं, उन्हीं से सीखा है आपने? सीखा बेसिकली सीखने की ज़रूरत तो नहीं होती, जो नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन उनकी गाइडेंस बहुत है, तो मैं अभी जो भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ, इसमें कोई शक नहीं। और वो मतलब पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में ज़ाहिर उनके फैंस हैं, हर जगह उनके फैंस हैं। इतने बड़े स्टार का जब आप बेटे होते हैं उनके, तो आपको प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है अभी आप यू आर जस्ट 21, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। जब आपने पहला गाना अपना लॉन्च करना था, वो प्रेशर क्या था, कैसे उसे टैकल किया, और उसमें उस लेजेंड ने कैसे आपको सपोर्ट किया? देखिए शुरू में प्रेशर डेफिनेटली था, इट वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे डैड का कोई गाना गा रहा हूँ तो, लेकिन चूंकि माई फैमिली इज़ रियली सपोर्टिव, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मॉम, एवरीवन इज सो सपोर्टिव। आई गेस वहीं से जब लोग आपको हल्का कर देते हैं तो काफ़ी होता है। और जब गाने के बाद मुझे इतनी दुआएं मिली, इतनी पॉजिटिविटी मिली, उसके बाद प्रेशर अब कहीं जाके थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन आई होप कि अगले गानों में भी मैं ये इज्जत रखूं, डेफिनेटली इंशाल्लाह। को भी पहले तो मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, आपके फादर की वीडियोस देख लें, अब आपकी वीडियो भी देखिए,
बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखा जाता है और वॉक ज़्यादातर हो रही है एक ही जगह पे। प्रोडक्शन भी आप लोगों की अपनी होती है जी, और लिरिक्स भी आप लोगों के अपने होते हैं, म्यूज़िक भी अपना होता है। ये जो सिंप्लिसिटी का आइडिया था, ये कहाँ से आया, ये किसने स्टार्ट किया इसको? ये आई गेस हमारे अंदर ही है। हम लोग कोई बहुत जैसे काफ़ी एक्स्ट्रा नहीं हैं, हम लोग सिंपल माइंडेड हैं। हम लोग हैं भी बहुत काम और छोटी छोटी चीज़ों को बस हम लोग की प्रायोरिटी होती है कि मेलोडी एंड लिरिक्स अच्छे हों। तो जब वो अच्छे हों हम लोग उसको टॉप पे रखते हैं, बाकी सब चीज़ें हमारे लिए बाद में आती हैं। बाद में। अच्छा, अब अपने फादर के बारे में थोड़ा सा ये बताएं कि कुछ फादर होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पेशली अगर आप उनकी लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हैं उस लेगेसी को लेकर, और वो छोटी छोटी जो चीज़ होती है वो परफेक्शन चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप जब गाएंगे तो उनका नाम आपके साथ डेफिनेटली लाजमी जुड़ेगा। तो वो किस तरह के हैं इस मामले में? वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं या फिर वो कहते हैं कि इट्स ओके, अपना टाइम लें, जितना वक्त लगता है इसको परफेक्ट करने में आप करें इसको? वो आई थिंक हम पे काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। ही ट्रस्ट अस इन मैनी वेज। वो कहते हैं कि बेटा तुम लोग बताओ तुम लोग को क्या करना चाहिए। वो हमसे पूछते हैं, हम बताते हैं, उसके बाद वो हमें गाइड कर देते हैं कि अगर ये करना है तो इसको चलो इस तरह से कर लो, ये करना है तो इस तरह से कर लो। बट ही इज सो ओपन माइंडेड एंड ही इज सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अस, even though we're his kids, he listens to us everything we say, and then he tells us if that's the right thing to do. So I think that helped me throughout and it's still helping me. जबरदस्त। अच्छा, वो ऐसे ही मतलब बड़े ही कूल और उनका जो मिजाज है उस मिजाज के हवाले से जाना चाहते हैं कि वो घर में भी ऐसे ही हैं, डांट ढूंढ लेते हैं बच्चों को, ज़ाहिर है कभी शरारत भी की होगी बच्चे। और एक और चीज़, खूबी में भी मुझे ना वैसी ही जैसी उनसे पॉजिटिव वाइब आती है, बिल्कुल वैसी वाइब आ रही है कि सॉफ्ट स्पोकन और बड़े काम डाउन रहने वाले, उसी तरह के आप भी और आपके फादर भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो जैसे जिस तरह से आपने कहा वो बिल्कुल वैसे ही हैं। ही सुपर काम एंड ही सुपर पोलाइट, एंड इसी वजह से आई गेस पूरे वर्ल्ड में उनकी जो इज्जत है और जिस तरह से लोग उनको देखते हैं वो जेन्युइनली वही हैं। अच्छा, घर में कभी उन्होंने ये गाना गाया या आपने ये गाना गाया? कभी कोई नाराज हो जाता है तो उनको मनाने के लिए? आई थिंक हुआ होगा, मुझे उस तरह से याद तो नहीं आ रहा, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर हम लोग क्योंकि गानों के थ्रू भी कम्युनिकेट बहुत करते हैं। जी, जैसे आजकल मेरा ये गाना, फैमिली जब गाना गाती हो वह क्या माहौल होता होगा? अपने बारे में जरा आप बताएं, फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या करना है? ऐसे ही गाने गाने हैं, कोई फिल्म्स के लिए भी गाने हैं, ड्रामों के लिए भी गाने हैं, क्या करना है? मैं आई एम ओपन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मुझे जिस तरह का भी काम मेरे पास आएगा, अगर तो आएगा तो मैं हम्बली उसको ऑब्वियसली एक्सेप्ट करूंगा, और मैंने हर जॉनरा में काम करना है। बट फॉर नाउ आई थिंक आई लाइक दिस जॉनरा एंड दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था कि जो लेजेंड सज्जाद अली साहब हैं, उन्होंने हर तरह का गाना गाया, लारियटा ऐसा याद है, मतलब अप बीट है, लो बीट है, हर तरह का गाना गाया, यानी हर तरह के गाना गाने के लिए आप भी तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ, बट आई गेस फॉर नाउ आई एम गोना फोकस ऑन दिस जॉनरा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एंड आई रिलेट टू इट मोर, लेकिन एक एक करके सब कुछ करेंगे। और आपने एक्टिंग भी की है सज्जाद अली साहब के गाने में, तो उसका भी कोई प्लान है फ्यूचर में? अगर तो मेरे अंदर वो चीज़ और डेवलप होती है और अगर तो मैं उसमें और बेहतर हो जाऊंगा तो ज़रूर, क्यों नहीं। हाँ, रिएक्शन इस गाने में भी आपने अच्छे दिए थे। अच्छा, आप कहते हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि ना इन्होंने उनसे अपनी विरासत में लिया है सज्जाद अली साहब से। उनके एक्सप्रेशंस जो है ना वो मुझे बड़े पसंद है उनके गाने के साथ साथ। खूबी अली, आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आपका, और आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी बेस्ट विशेस जो हैं आपके साथ है कि फ्यूचर जो है आपका बहुत ब्राइट हो और आप बहुत तरक्की करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी उमर जी बिल्कुल। अभी तो ब्रेक का दिल कर रहा था, लेकिन एक अहम खबर सामने आ गई है, वो नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। लाहौर की कोटलखपत जेल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जो तबीयत है वो कुछ बिगड़ गई है और शहबाज शरीफ को अनमोल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कल भी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उन्होंने जो फाजिल जज से उनसे ये कहा था कि उन्हें जाने दिया जाए, जिस पर फाजिल जज की जानिब से ये कहा गया था कि आप अभी कस्टडी में हैं और आप ज़मानत पर नहीं हैं, इसलिए हम आपको नहीं जाने दे सकते। सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। सरफराज, ये बताइएगा कैसी तबीयत बताई जा रही है शहबाज शरीफ साहब की? जी देखिए, कोटलखपत जेल में कैद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अचानक तबीयत खराब हुई है और शहबाज शरीफ को कोटलखपत जेल से अनमोल अस्पताल इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है और सख्त सिक्योरिटी हिसार में शहबाज शरीफ को अनमोल अस्पताल पहुंचाया गया है। और ज़राए का ऐसा कहना है कि अनमोल अस्पताल में शहबाज शरीफ के कुछ टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे और ज़राए का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। ताहम मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोटलखपत जेल में कैद हैं और आज सुबह तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनका इलाज। सरफराज, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।
तो अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें आपको बताना है टेबल टेनिस प्लेयर से ज़ैनब उनका नाम है, उनकी क्या ख़ास बात है और वो किस तरह से खेलती हैं। एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब शो के आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने मेहमान से, लेकिन उससे पहले स्कोर की अपडेट मैं देता चलूँ। आयशा पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट हो चुका है 21 रन पर। ओपनर जो कि इमरान भट्ट अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं, तीसरी इनिंग में भी वो नाकाम रहे। तो ये मैच की अपडेट थी और अब अपने असल टॉपिक पर आते हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो अपने अज़्म और हौसले और हिम्मत में हम सब के लिए मशअल राह हैं। कहते हैं कि इंसान का अज़्म पुख्ता हो तो चट्टान भी उसके सामने नहीं ठहर सकती। बिल्कुल, ज़ैनब बरकत इसकी जिंदा मिसाल है। ज़ैनब खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून व्हील चेयर टेबल टेनिस प्लेयर हैं और वो चैम्पियन भी हैं और 1 साल की उम्र में पोलियो के बायस चलने फिरने से माजूर हो गई थी। और पेशावर जैसे शहर की बात की जाए जहाँ पर ख़वातीन के लिए माशरती अख्तार, रस्म व रिवाज और रिवायत कुछ पाबंदियाँ लगाते हैं, वहाँ अपने ख्वाबों की ताबीर पाना एक बड़ी अचीवमेंट है इटसेल्फ। तमाम मसाइल के बावजूद ज़ैनब ने टेबल टेनिस का शौक़ आगे बढ़ाया है और कई एजाज़ भी अपने नाम किए हैं। आज आपकी उससे मुलाकात करवाते हैं। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्या करती हैं, आपने स्टार्ट कैसे किया, कहाँ से ट्रेनिंग ली, अपने बारे में ज़रा बताइए। बरकत है और मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ और मैं नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियन हूँ। इसके अलावा चाइना में जाके टेबल टेनिस की ट्रेनिंग भी ले चुकी हूँ। और इसके अलावा टेबल टेनिस में मैंने अपना नाम इसलिए बनाया क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी, मैं घर में बैठना नहीं चाहती थी, मैं अपना एक नाम बनाना चाहती थी। तो इसलिए मैंने टेबल टेनिस में हिस्सा लिया क्योंकि टेबल टेनिस एक ऐसी गेम है जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे जा। अच्छा ज़ैनब, ये भी बताएगा कि आपका ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है जिसको हम अपनी बदकिस्मती भी कह सकते हैं कि ख़वातीन के लिए तालीम है या दीगर बुनियादी ज़रूरियात है, उसके लिए घर से निकलना खासा मुश्किल होता है, आसान नहीं है। तो ऐसे में आपने किस तरह टेबल टेनिस को अपना करियर बनाया और आप ये भी बताएंगे टेबल टेनिस ही क्यों, आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया, इसका शौक़ कैसे हुआ? मुझे ऐसे पूरा मतलब शौक़ मुझे ऐसे हुआ कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ बनूं। तो एक व्हील चेयर यूज़र, एक वुमेन विद डिसेबिलिटी के साथ मैं अपनी व्हील चेयर को लेके हर वो गेम नहीं खेल सकती थी जो मैं चाहती थी, लेकिन व्हील चेयर के साथ मुझे ये एक ऐसी गेम लगी जो मैं व्हील चेयर पर बैठ के ईज़िली खेल सकती हूँ। क्योंकि मेरी स्पाइनल कॉर्ड का भी मसला है, मेरे 4 ऑपरेट हो चुके हैं और रॉड हैं, तो मैं चाहती थी मैं कोई ऐसी गेम खेलूं जिसमें मैं इजीली उसको प्ले भी कर सकूं और मैं नाम भी बना सकूं। मुश्किलात तो बहुत आई हैं क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं लड़कियों के लिए तो वैसे भी बहुत सारे मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, क्योंकि कुछ फैमिली सपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं करती। लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में, क्योंकि जो मैं करना चाहती थी वो मुझे करने दिया और मैंने एक ऐसी गेम अपने लिए चुनी जो मैं बहुत ईजीली प्ले कर सकती हूँ, तो वो थी टेबल टेनिस। तो इसलिए मैं टेबल टेनिस में आगे आई और मैंने अपना नाम बनाया। बिल्कुल ज़ैनब, ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को भी इसका क्रेडिट जाता है, जो अब तक कामयाबियां आपने हासिल की हैं उसमें उनका भी हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे मुल्क में माजूर अफराद के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा मौके मैसर नहीं हैं। माजूर अफराद की बहाली और तालीम की बात की जाए तो उसके लिए हुकूमती सतह पर भी कोई इक़दाम नहीं किए जाते। आप क्या मुतालबा करेंगी, क्या किया जाना चाहिए ऐसे तमाम अफराद के लिए? हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या वुमेन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए बिल्कुल इक़दाम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हुकूमत उनके लिए इक़दाम ये उठाए कि उनकी जो तालीमी इदारे हैं वो एक्सेसिबल करे ताकि वो आराम से जाके अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें, क्योंकि हमें प्राइवेट पढ़ना पड़ता है इस वजह से क्योंकि हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है। उसके अलावा जो हमें सपोर्ट चाहिए हुकूमत की तरफ से, जैसे कि मुझे एक सपोर्ट चाहिए था, टोयोटा जो एक ब्रांड है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया मुझे चाइना की ट्रेनिंग के लिए और आगे पैरालंपिक के लिए भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हमें जैसे कि एक ब्रांड सपोर्ट कर रहा है, टोयोटा सपोर्ट कर रहा है, या हमें हमारी जॉब जहाँ पे हम जॉब करते हैं पैराप्लेजिक सेंटर जो है मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से हमें हुकूमत सपोर्ट करे कि हमें और किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, हम हुकूमत हमें इतना सपोर्ट करे कि हम अपना ख्वाब पूरा कर सकें और हम आगे जा सकें और पाकिस्तान में एक्सेसिबिलिटी के लिए काम करे ताकि हम अपनी जो तालीम है, जो जॉब है, जो कहीं आना जाना, जो गैदरिंग है, हम वो अपनी अकेले कर सकें, हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। बहुत शुक्रिया। ज़ैनब बरकत हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने यही मुतालबा किया है कि प्राइवेट सेक्टर उनको स्पॉन्सर करता है, दूसरे ममालिक उनको स्पॉन्सर करते हैं,
हुकूमती सतह पर इन चीज़ों के लिए, इन खेलों के लिए, लेकिन हुकूमती सतह पर कुछ नहीं किया जाता। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि अपने हीरोज़ को, अपने खिलाड़ियों को हमें ओन करना है, क्योंकि ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है, ज़रा सी नमी की ज़रूरत है, ज़रा सी गाइडलाइन की ज़रूरत है, और जैसे ही वो गाइडलाइन मिलेगी, वो प्लेटफॉर्म मिलेंगे, तो ये लोग पाकिस्तान का नाम ही रोशन करेंगे और इसका क्रेडिट आपको ही जाएगा। इसके साथ ही वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। आपने अपडेट तो नहीं देनी मैच की? नहीं, अभी एक आउट है। वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।